तो नागरिकता क्या होती है? नागरिकता जो है उसकी सुप्रसिद्ध परिभाषा की अगर बात करें तो नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता होती है। तो यहाँ राजनीतिक समुदाय लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? राजनीतिक समुदाय का मतलब क्या है? जैसे कोई ऐसी इकाई जिसका जो एक राजनीतिक रूप से एक ही हो, जैसे कि राज्य या कोई देश, ठीक है, जिसका जो राजनीतिक इकाई जो सिर्फ पूरे एक राजनीतिक तौर पे एक इकाई हो सिर्फ, ठीक है। तो किसी भी राजनीतिक समुदाय का, ठीक है, नागरिकता क्या है? एक राजनीतिक समुदाय, यानी किसी राज्य, किसी देश या किसी और वर्ड्स में हम किसी और शब्द से हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण मतलब पूरी तरह से और समान सदस्यता है, ठीक है। जैसे हम भारत देश के सदस्य हैं समान रूप से, इसलिए हम भारत देश के नागरिक हैं, ठीक है, हम भारत देश के नागरिक हैं। तो भारत क्या है? एक राजनीतिक इकाई हो गई यहाँ पे। भारत क्या हो गई? एक राजनीतिक समुदाय हो गया। भारत राजनीतिक समुदाय जो राजनीतिक रूप से एक हो रखा है, ठीक है। जो राजनीतिक रूप से एक हो रखा है उसको हम देश बोल सकते हैं, राज्य बोल सकते हैं। उसी की पूर्ण और समान सदस्यता को नागरिकता कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या नागरिकता की यही परिभाषा, इतना ही परिभाषा है? आज नागरिकता का सही सही अर्थ क्या है, छानबीन करेंगे कि आज नागरिकता की सही सही अर्थ क्या है, ठीक है। इसके बाद हम उन बहसों और संघर्षों का दृष्टिपात करेंगे जो पूर्ण और समान सदस्यता की व्याख्या के संदर्भ में चल रहे हैं, आजकल जो चल रहे हैं जो चीजें। अगले परिच्छेद में हम नागरिक और राष्ट्र के बीच के संबंध और विभिन्न देशों में स्वीकृत नागरिकता की कसौटी पर चर्चा करेंगे कि नागरिक और देश राष्ट्र के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है। और अलग अलग देशों में कैसे नागरिकता को स्वीकृति दी जाती है। जैसे भारत में अगर कोई भारत में पैदा नहीं हुआ है, मान लीजिए कोई अमेरिका में पैदा हुआ है या दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ है, तो वो भारत की नागरिकता चाहता है, तो कैसे भारत की नागरिकता मिलेगी उसको, या वो भारतीय कैसे बन सकता है, ठीक है। एक तो होता है कि पैदा हुआ है यहाँ पे, तो उससे तो बन गया भारतीय, लेकिन एक है कि पैदा बाहर हुआ, उसके माता पिता बाहर के हैं, कहीं और के हैं, और वो भारत की नागरिकता चाहता है, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल होता है नागरिकता बदलना? क्या आप किसी और देश के नागरिक हो सकते हो? तो ये सब चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है। नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निहितार्थ है कि नागरिकता सार्वभौम होनी चाहिए, ठीक है। नागरिकता का लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निहितार्थ क्या है? नागरिकता के जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसका पूरा सार क्या है कि नागरिकता जो है सार्वभौम होनी चाहिए, मतलब कि समान होनी चाहिए एक तरह से। सार्वभौम मतलब हर जगह बराबर। एक देश में अगर 135 करोड़ नागरिक हैं तो सभी नागरिक एक समान होने चाहिए, ठीक है। अर्थ क्या, इसका अर्थ क्या बोला है? सार्वभौम प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य मान लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरा अर्थ क्या है इसका सार्वभौम का? मतलब कि आप अगर पैदा हुए हो, कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो किसी ना किसी देश का नागरिक होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी जगह फंस जाता है कि वो ना तो किसी राष्ट्र का नागरिक नहीं होता और वो राष्ट्र विहीन हो जाता है, ठीक है। राष्ट्र विहीन लोगों के अस्तित्व की व्याख्या करेंगे कि नागरिकता चलो ठीक है, होना ही होना, सार्वभौम है नागरिकता। तो कोई इंसान अगर पैदा हुआ है तो जहाँ पैदा हुआ है तो वहां के नागरिक होगा, या जहाँ जाके बस गया वहां का नागरिक होगा, दो ही चीजें हो सकती है ना। लेकिन अब क्या है ना, अब धीरे धीरे चेंज हो गया। अब क्या है कि एक राष्ट्र विहीन भी हो चुके हैं कुछ लोग जो कहीं के नागरिक नहीं है, ठीक है। वो पढ़ेंगे कैसे कहीं कैसे हो सकता है कि कोई कहीं का नागरिक ही ना रहे, या तो कहीं जहाँ पैदा होगा वहां का नागरिक हो, या जहाँ रह रहा होगा वहां का नागरिक होगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है कहीं का नागरिक ना रहे? तो ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ेंगे हम इसमें। इस मुद्दे के बाद परिच्छेद में विचार किया जाएगा। आखिरी परिच्छेद में वैश्विक नागरिकता के मुद्दे पर बात करेंगे। वैश्विक नागरिकता क्या होती है इस पे विचार करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर भूमिका, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना है चीज को, क्योंकि ये चीजें आपको डिबेट में, मेंस आंसर में
प्रीलिम्स के क्वेश्चन को मतलब कि लॉजिकली आंसर देने में, मान लीजिए आपको आ नहीं रहा है और लॉजिकली उसको आंसर देना उन चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अगर आपको डीप थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला नॉलेज होगा ना तो आप आंसर दे सकते हो अच्छे, बिना मुश्किल सवालों का भी। तो नागरिकता क्या है? नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण एवं और समान सदस्यता के रूप में की गई है। तो हम पढ़ लिए कि नागरिकता जो है किसी राजनीतिक समुदाय क्या हो सकता है? कोई एक देश जो राजनीतिक रूप से एक है, चाहे 4-5 देश मिला के राजनीतिक रूप से एक है। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए यूरोप में, जैसे भारत में, तो एशिया में क्या है कि भारत अलग है, चाइना अलग है और म्यांमार अलग है। यूरोप में क्या है कि वहाँ पे यूरोप में देश अलग अलग भी हैं और यूरोपियन संघ में जुड़े भी हुए हैं। ठीक है, यूरोपियन संघ में जुड़े भी हुए हैं। तो क्या है, वहाँ दोहरी नागरिकता हो सकती है, क्योंकि एक इकाई अलग भी है। एक तो हो गया कि भैया इंग्लैंड है, ठीक है, ब्रिटेन है, एक तो हमने मान लिया। अच्छा, मान लीजिए कि यूरोप है ऊपर जो मैंने बनाया है, और ये जो है इधर वाला ये ब्रिटेन है। ठीक है, ये फ्रांस है, अलग अलग देश है। ये जर्मनी मान लो। लेकिन ये अब यहाँ के जो नागरिक होंगे, यहाँ ब्रिटेन में जो रह रहा होगा ब्रिटेन का नागरिक है, जो फ्रांस में रह रहा होगा फ्रांस का नागरिक, क्योंकि ये एक राजनीतिक इकाई है। ब्रिटेन एक राजनीतिक इकाई हो गई, ठीक है ना। जर्मनी एक राजनीतिक इकाई हो गई, समुदाय फ्रांस हो गया। लेकिन ये पूरे को अगर जोड़ दिया जाए तो इन्होंने एक और राजनीतिक समुदाय बना रखा है, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ। ठीक है, यूरोपियन संघ, ये भी एक राजनीतिक इकाई है, राजनीतिक समुदाय है। तो क्या ये यूरोप जो यहाँ पे भी क्या दोहरी जो लोग रह रहे होंगे जर्मनी के या फ्रांस के, वो क्या यूरोपियन संघ के नागरिक होंगे? ठीक है, नहीं होंगे, नहीं होंगे। मैंने यहाँ बोल दिया ना कि नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्य, किसी भी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में ली जाएगी। तो राजनीतिक समुदाय तो है ये, लेकिन समान सदस्यता नहीं होती, तो इसीलिए नहीं होंगे। मतलब नहीं तो ठीक है, लेकिन आंसर क्यों नहीं होंगे? ठीक है, राजनीतिक समुदाय तो है, लेकिन उसकी पूर्ण और समान सदस्यता नहीं मिलेगी। जो ब्रिटेन में रह रहा होगा उसको कुछ अधिकार होते हैं कि पूरे यूरोप में घूम सकता है बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के। ठीक है, बिना वीजा के जर्मनी में एक जो नागरिक रह रहा होगा जर्मनी का, वो बिना वीजा के फ्रांस जा सकता है, फ्रांस का नागरिक बिना वीजा के हंगरी जा सकता है। यूरोप के अंदर वीजा की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो यूरोपियन संघ के अंदर घूम रहा है तो, क्योंकि उन्होंने अपने कानून बना रखे हैं। उन कानूनों में ये इजाजत दे रखी है कि एक देश का यूरोपियन संघ के एक मेंबर का नागरिक जो है, एक सदस्य का नागरिक जो है, वो दूसरे देश जा सकता है बिना वीजा के, काम करने के लिए, किसी चीज के लिए मूव कर सकता है, बस सकता है कहीं और जाके। ठीक है, लेकिन वो नागरिक नहीं कहलाएगा। यूरोप यूरोप वाले कहीं भी आके बस सकते हैं बिना वीजा नहीं पासपोर्ट नहीं, के। यूरोप के अंदर ही जो देश है ना अलग अलग, यूरोप के अंदर हाँ ही, हाँ जैसे ब्रिटेन है, हाँ। जर्मनी है, फ्रांस है, हंगरी है। तो फ्रांस का जो नागरिक होगा वो फ्रांस, जैसे हम्म। हमें क्या है, मुझे अगर मान लो चाइना जाना है, एशिया में है, अगर भारत में एशिया में भारत है, एशिया में एक श्रीलंका है, दोनों एशिया में है। लेकिन अगर मुझे भारत से श्रीलंका जाना है तो मुझे पासपोर्ट प्लस वीजा चाहिए होता है। ठीक है ना, हाँ। अप्रूवल चाहिए होता है, साइन, ये फलाना ढिमकाना सब करवाना पड़ता है, तब जा सकते हैं। यूरोप में क्या है कि हम्म एक देश का नागरिक जो है वो दूसरे देश में जा सकता है यूरोप में ही, बिना वीजा के, हम्म हम्म क्योंकि उन्होंने एक पूरे सारे यूरोप के देशों को मिला के एक यूरोपियन संघ बना दिया है। ठीक है, और वहाँ पे कुछ रियायतें दे दी नागरिकों को, नागरिक आपस इधर उधर घूम सकते हैं एक देश से दूसरे देश में बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के। पासपोर्ट तो चाहिए होता है, वो तो आइडेंटिटी हो जाता है ना चलते, लेकिन वीजा के बिना जा सकते हैं। ठीक है ना। तो नागरिकता की दो इसमें परिभाषा, दो फैक्ट हो गए। एक तो राजनीतिक समुदाय होना चाहिए, तो राजनीतिक समुदाय तो ये भी है, यूरोपियन संघ भी है, लेकिन ये समान सदस्यता नहीं देता ना सबको। जो ब्रिटेन का नागरिक हुआ, फ्रांस में उसको घूमने फिरने की इजाजत तो है, आने की इजाजत है, काम करने की इजाजत, लेकिन जो फ्रांस के नागरिक वोट डाल सकते हैं, क्या वो ब्रिटेन का नागरिक फ्रांस में वोट डाल सकता है? नहीं डाल सकता। ठीक है, तो यहाँ वो नागरिक नहीं कहलाएगा, इसलिए वो नागरिक नहीं कहलाएगा क्योंकि उसको पूर्ण और समान सदस्यता नहीं है। इस लाइन को समझे, थोड़ा सा डीप में है, समझ गए ना। राजनीतिक एक समुदाय होना चाहिए प्लस पूर्ण और समान सदस्यता होनी चाहिए। अगर फ्रांस में फ्रांस के नागरिक को वोट देने का अधिकार है
और वही अधिकार अगर किसी भी यूरोपियन संघ के नागरिक को दे देगा, वो तो फिर उसकी नागरिकता हो जाएगी यूरोपियन संघ की। समझ गए? लेकिन ऐसा है नहीं, सिर्फ वो राजनीतिक समुदाय तो है लेकिन समान सदस्यता नहीं है। समझ गए ना? फिर आगे चलते हैं हम। समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी दिए हैं। ठीक है, जैसे भारत अगर राष्ट्र है तो भारत में जो लोग रह रहे हैं भारत ने उन्हें कुछ अधिकार दिए हैं, अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं। ठीक है ना? क्योंकि वो नागरिक है उस भारत के, इस नाते उसने अपने सदस्यों को, नागरिकों को एक कुछ अधिकार प्रदान किए, जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं। ठीक है ना? मौलिक अधिकार में कुछ अधिकार होते हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को हैं, और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो बाहर से आने वालों को भी हैं। ठीक है ना? सारे मौलिक अधिकार एकदम स्पेसिफिकली मतलब सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए नहीं है। भारत में कुछ मौलिक अधिकार जो है बाहर से जो आएगा उसके लिए भी है। जैसे कि जीवन का अधिकार, आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार जो है वो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए नहीं है, भारत में बाहर से अगर कोई आया है भारत में उसको भी यह अधिकार होगा। समझ रहे हो? हाँ, लेकिन अगर अब हम आर्टिकल 15 की बात करें या कुछ आर्टिकल की बात करें जिसमें समान अवसर की बात करते हैं हम, तो बाहर वालों को हम समान अवसर नहीं दे सकते ना, वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकता। ठीक है? तो कुछ ही अधिकार हैं जो हमने अपने नागरिकों को दिए हैं, वो हमारे नागरिक हैं भारत के, इसीलिए उनको स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है? इसलिए हम संबंध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मन कहते हैं। इन्हीं अधिकारों के बेस पे हम क्या कहते हैं कि हम भारतीय हैं, कि हम भारत एक राजनीतिक समुदाय है और भारत हम सभी को एक समान सदस्य की तरह मानता है और हमें कुछ स्पेशल अधिकार दिए हैं जो बाहर वालों को नहीं है। ठीक है? जैसे वोट देने का अधिकार, बाहर से कोई आएगा तो उसको वोट थोड़ा ना देने दिया जाएगा, हमें है क्योंकि हम नागरिक हैं। तो कुछ अधिकार स्पेशल होते हैं जो नागरिकों को ही दिए जाते हैं, लेकिन कुछ अधिकार क्या होते हैं, नागरिकों को भी दिए जा सकते हैं और बाहर वालों को भी दिए जाते हैं। ठीक है? नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा करता है। कुछ बुनियादी अधिकार तो हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ स्पेशल अधिकार जो मैं बोल रहा हूँ कि वो भी होते हैं। ठीक है? कहीं घूमने का अधिकार, कहीं बसने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, ठीक है, समान अवसर का अधिकार, ये सब अधिकार क्या होते हैं, सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं। समझ रहे हो? नागरिकों को ही मिलते हैं। जो बाहर से आएगा वो भारत में उसको कुछ अधिकार तो मिलेंगे, जैसे आर्टिकल 21 है, जीवन का अधिकार है, वो सबको मिलेगा। भारत में जो भी आया है उसको बिना मतलब में कोई मार नहीं सकता। आर्टिकल 21 में क्या है कि जीवन का अधिकार है, किसी को बिना कानून के, बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को मारा नहीं जा सकता। ठीक है? तर्क के आधार पर कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके आधार पर ही उसको जीवन उसका समाप्त किया जा सकता है। तो किसी का भी नहीं किया जा सकता इसके बगैर, चाहे वो ब्रिटेन से आया हो, चाहे इंग्लैंड से आया हो, चाहे पाकिस्तान से क्यों ना आया हो। पाकिस्तान से भी अगर कोई आया है, कोई टेररिस्ट क्यों ना हो, पाकिस्तान से अगर कोई टेररिस्ट क्यों ना आया हो, उसको भी आर्टिकल 21 का अधिकार दिया गया है हमारे देश के अंदर। उसको भी कानूनी प्रक्रिया के थ्रू ही जाना पड़ेगा, तभी उसको अगर मारना है, उसको मृत्यु दंड दिया गया है, तो उसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा कि हाँ ये टेररिस्ट है, इसने सारे काम किए हैं, और उसके बाद उसको मौका दिया जाएगा उस टेररिस्ट को, आप अपने लिए वकील रखो और सुनवाई में आप अपना पक्ष रखो, उसको सुनने का अधिकार है। ठीक है? वो अपनी बातें रख सकता है, उसके बाद उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आया, पकड़ा और मार दिया, उसको जज के सामने लेकर गोली मार दिया। हाँ, वो अगर लड़ाई में मारा गया तो बात अलग है। ठीक है? तो कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को होते हैं और कुछ अधिकार सबको होते हैं। तो नागरिकता की परिभाषा पढ़ ली हमने। राजनीतिक समुदाय होना चाहिए कोई, और उसमें जो भी लोग रह रहे हैं उसको समान सदस्यता होनी चाहिए, तभी वो नागरिक कहलाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, उसको कुछ स्पेशल अधिकार होने चाहिए। ठीक है? तो एक राजनीतिक समुदाय होना चाहिए। ठीक है? दूसरा क्या होना चाहिए, समान सदस्यता होनी चाहिए उस समुदाय की, समान सदस्यता। और तीसरा क्या है, अधिकार, कुछ विशेष अधिकार होते हैं नागरिकों के। तो ये नागरिकों के ये एक तरह से परिभाषा हो गई। ठीक है? किसी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने का महत्व तब ठीक ठीक समझ में आ सकता है जब हम दुनिया भर में उन हजार लोगों की स्थिति के बारे में जानते हैं जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी और अवैध प्रवासियों के रूप में रहने के लिए मजबूर है।
ठीक है, अगर हमें लगता है कि नागरिकता होने का कोई फायदा नहीं है, भारत के नागरिक होने का फायदा नहीं है, किसी देश के नागरिक होने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम अपना काम करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे और जिएंगे। लेकिन अगर आप जब उनके बारे में सोचो जो बाहर से लोग आए हैं और रिफ्यूजी हो गए हैं हमारे देश में, किसी भी देश में शरणार्थी हो जाते हैं, क्योंकि जिस देश से वो आए हैं वहाँ की नागरिकता खत्म हो गई थी, इसलिए वो हमारे यहाँ शरणार्थी हैं। ठीक है, वहाँ वो नागरिक नहीं रहना चाहते थे या उनकी नागरिकता खत्म हो गई थी, इसलिए वो हमारे देश में आए थे, और हमारे देश में वो नागरिक नहीं है। ठीक है, शरणार्थी है। और इस टाइम क्या है ना, इस वक्त वो किसी देश के नागरिक नहीं है। ठीक है, राष्ट्र विहीन लोग हैं वो शरणार्थी, उनको कोई अधिकार नहीं है, जिस जगह वो रह रहे हैं उनको वो सारे अधिकार नहीं है जो उस जगह के नागरिकों को होते हैं। आर्टिकल 21 को छोड़ के और कुछ अधिकारों को छोड़ के उनके पास कोई और दूसरे अधिकार नहीं है। तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, जो रिफ्यूजी शरणार्थी रहते हैं उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है, क्योंकि लोग जो मंत्री और नेता जो होते हैं वो तो उनको लिए काम करेगा ना, जो वोट डालने का अधिकार है जिसको, शरणार्थी तो वोट देगा नहीं, तो उसके लिए काम क्यों करेगा। तो उसका उनका शोषण भी होता है कई जगह पे, हर जगह नहीं लेकिन कई जगह उनका शोषण भी होने लगता है। तो उस समय याद आता है कि अगर हम इस देश के नागरिक होते तो हमारा कितना फायदा होता। ठीक है, तो जब ये रिसेंटली सीए का कानून आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट नागरिकता कानून जो आया है, जो 2018 में नागरिकता कानून आया था 19 में, उसमें क्या चीज है कि जो बाहर से जो रिफ्यूजी आते हैं, जो किसी अलग धर्म के हैं, मुस्लिम छोड़ के कोई और धर्म के हैं और बाहर से रिफ्यूजी आते हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब होती है, तो उनको हम भारत की नागरिकता देंगे ताकि उस स्थिति में सुधार हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो कि जो लोग बाहर से, जो लोग कहीं के नहीं है, मतलब किसी राष्ट्र के नहीं है, किसी देश के नागरिक नहीं है, अवैध प्रवासी हैं, आए हैं लेकिन इलीगल आए हैं। ठीक है, दुर्भाग्य जो इलीगल आए हैं, या तो वहां जहां से आए होंगे वहां की नागरिकता खुद नहीं चाहते, या उनको निकाल दिया गया वहां से, और जहां आए हैं वहां की नागरिकता उन्हें मिली नहीं है, तो वो शरणार्थी रह जाते हैं या अवैध प्रवासी रह जाते हैं, उनका शोषण होता है। ठीक है, ऐसे लोगों को, जो शरणार्थी और अवैध प्रवासी, ऐसे लोगों को कोई राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता, कोई राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता। वे आम तौर पर असुरक्षित हालात में जीवन यापन करते हैं, कोई भी उठा के कहीं उनको जेल में डाल देगा। अवैध इलीगल अगर आया है कोई भारत में या कहीं किसी देश में, तो उसको घुसने नहीं दिया जाएगा, और घुस गया और पता लग गया तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। फिर जेल में डालेंगे तो पता लगेगा कि भाई इसको भेजना कहाँ है वापस, इसको डिपोर्ट तो करना है ना वापस अपने इसके देश में। अब इसको, इसका देश जो है वहां ही जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वहां स्थिति और खराब है, या वो देश लेना नहीं चाहता उसको, तो क्या करेगा, ये तो जेल में ही रहेगा ना, इधर इधर कई सालों तक ये जेल में पिसा रह जाएगा। तो वहां क्या होता है, पता लगता है कि नागरिकता कितनी इंपॉर्टेंट है। मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता उसके लिए ऐसा लक्ष्य है, मतलब वो जो शरणार्थी है उसके लिए तो अब मनपसंद राष्ट्र की नागरिकता होना मतलब तो एकदम सपने जैसा है ना, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, कोई भी संघर्ष करने को तैयार है। कभी कभी वो सही रास्ता अपना लेता है, कभी कभी वो गलत रास्ता अपना लेता है। ठीक है, जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, मध्य पूर्व के फिलिस्तीन शरणार्थियों के मामले में देखते हैं, जो मध्य पूर्व में है, हमारे एशिया में मध्य पूर्व में जो देश है, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के साथ में यहाँ पे इसराइल है, इसराइल के यहाँ बगल में फिलिस्तीन है ये सारा। ठीक है, फिलिस्तीन और क्या वहाँ क्या है ना, इसराइल में जो फिलिस्तीनी लोग रह रहे हैं वो शरणार्थी की तरह रहते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो उनकी हालत दयनीय होती है। हमारे यहाँ ही देख लो ना, फिलिस्तीन क्यों जा रहे हैं, हमारे यहाँ जो रोहिंग्या म्यांमार से जो लोग आए थे, रोहिंग्या मुस्लिम जो आए थे म्यांमार से, जो भाग के आए हैं, उनकी स्थिति कितनी खराब है। ठीक है, तो क्योंकि वो किसी देश के नागरिक नहीं है, म्यांमार वो जाना नहीं चाहते हैं और भारत उनको रखना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो फिर उसको क्या चीज क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट करोगे। तो नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ रहेगा। नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा डिपेंड करता है ना सरकार के ऊपर, भारत की सरकार के ऊपर। भारत की सरकार, अगर मान लीजिए म्यांमार से मान लीजिए 1.5-2 करोड़ लोग आ जाते हैं, तो उनको नागरिकता नहीं दे सकते ना, ऑलरेडी संसाधन की कमी है हमारे यहाँ, ऑलरेडी संसाधन की कमी है, तो सबको नागरिकता देने लग जाएंगे तो एक तरह से पेंडोरा बॉक्स हो जाता है, खुल जाएगा, फिर सब जगह से लोग आने लग जाएंगे, जहां जहां प्रॉब्लम होगी सब भारत आ जाएंगे, जैसे यूएसए होता है, यूएसए में सब जगह से लोग चले जाते हैं। ठीक है, नागरिकता इलीगली अगर आया है तो नागरिकता नहीं दे सकते। यूएसए से लेकर मैं पूछ रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे इंडिया वाले लोग जैसे जाते हैं ऑफिस के लिए, मतलब उनको भेजा जाता है, ठीक है। हाँ हाँ,
एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो वो आगे। मतलब हाँ, तो मतलब कि इन लोग कितने साल के लिए भेजा जाता है, कि 5 साल, 10 साल, वो 12-15 डिपेंड साल करता है के यार, लिए? वो क्वेश्चन अलग है, वो तो तुम्हारी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ना, किस कंपनी ने भेजा है उसके ऊपर और डिपेंड वो, करता और है। यदि नहीं, नहीं चलो ठीक है, और यदि वो लोग चाहते हैं कि हम यहीं शिफ्ट हो जाएं? नहीं हो सकता जब तक उसके लिए उनको वहाँ की नागरिकता को पूरा करना, जो 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 वो क्या कहते हैं नियम दिए होते हैं उनको पूरा करेगा तभी वहाँ की नागरिकता मिलेगी। जो जो नियम है नागरिकता पाने के लिए वो नियम पूरा करने पड़ते हैं। भारत में आके अगर आप कोई श्रीलंका से अगर इलीगल आया है तो नागरिकता नहीं मिलती थी पहले। लीगली आया है, अगर वैध रूप से आया है भारत में, तो उसको नागरिकता लेने के लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ता है, कुछ नियम है, उन नियमों को पालन करना पड़ता है। वो जब सारे पूरे हो जाते हैं ना, तब वो नागरिकता के लिए अप्लाई करता है और फिर उसको नागरिकता मिलती है। ऐसे ही जो यूएसए में जाता है भारत से या कहीं से, तो ऐसा नागरिकता नहीं कि अप्लाई कैसे जाते ही करते उसने हैं? अप्लाई किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरा और नागरिकता मिल गई वहां की। ठीक है, अच्छा। उसको कुछ चीजें पूरी करनी पड़ेंगी, कुछ नियम और कुछ कानूनों को पूरा करना पड़ेगा, जो लिखा हुआ है कि इतने साल। मान लीजिए कि भारत में लिखा हुआ है कि आप कोई 11 साल तक लगातार अगर भारत में रह रहे हो, 11 साल से भारत में हो और पिछले 2 साल से लगातार भारत में हो, तो आपको हम्म, नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कर सकते हो, इसके बाद डिपेंड करता है उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अलग अलग देश के अलग अलग कानून हैं। जैसे यूएसए में क्या है कि अगर कहीं किसी दूसरे देश का नागरिक अगर वैध रूप से गया है यूएसए में और वहाँ किसी से शादी कर लेता है वहाँ के नागरिक से, तो उसको नागरिकता मिल जाती है वहाँ की। ठीक है, तो अलग अलग देश के अलग अलग कानून है नागरिकता देने के। ठीक है ना, तो जो अवैध रूप से आए ना उनकी स्थिति बेकार हो जाती है, जो इलीगली घुस जाते हैं किसी देश में दूसरे बैक रूट से, उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है, क्योंकि किसी देश के नागरिक नहीं है अभी। लीगली जो आया है वो तो जहां से आया वहां का नागरिक है ना, लीगली जो आया है, चाहता वो अमेरिका का नागरिकता है, लेकिन जहां से आया वहां तो लीगली अभी नागरिक है वहां का। लेकिन जो इलीगल आया है वो कहीं का नागरिक नहीं है अभी। जहां से आया वहां का वो रहना नहीं चाहता, या वहां ने उसे वहां से उसे निकाल दिया गया है, दो बातें होंगी। और जहां आया है वहां उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि अवैध रूप से आया हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, जो अधिकार मिलते हैं अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं नागरिकों को। हो सकता है कि हमारे देश में नागरिकों को ज्यादा अधिकार हो सकते हैं, कई देशों में नहीं हो सकते, कम। जैसे हमारे देश में मौलिक अधिकार हैं, कई देशों में इतने अधिकार नहीं होंगे। या फिर हमसे भी कई ज्यादा अधिकार हो सकते हैं किसी देश में, जैसे अमेरिका में हमसे भी ज्यादा अधिकार है लोगों को। जितना अधिकार हमें भारत में मिलता है उतना अधिकार तो वहां के लोगों को वहां से ज्यादा मिलता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने आज कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल किए हैं, जैसे कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अधिकतर लोकतांत्रिक, सब में नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने कुछ राजनीतिक अधिकार फिक्स कर दिया है। यहाँ पे राजनीतिक अधिकार लिखा हुआ है, ठीक है ना, राजनीतिक अधिकार फिक्स किया, जैसे मतदान करना। ठीक है, अभिव्यक्ति करना मतलब आजादी से बोलना कुछ, आस्था की आजादी, कोई भी धर्म या फिर किसी भी आस्था को मानना, ये सब की आजादी, नागरिक अधिकार। और जैसे जैसे नागरिक अधिकार और न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा पाने से जुड़े कुछ सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार शामिल है। ठीक है, समझ रहे हो ना, राजनीतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है और आर्थिक अधिकार है। अलग अलग राजनीतिक मतलब जो राजनीतिक चीजों से जुड़े हुए हैं, जैसे मतदान करना राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, अभिव्यक्ति और आस्था यानी कि आस्था की आजादी यानी नागरिक अधिकार है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक में क्या होगा, न्यूनतम मजदूरी आर्थिक अधिकार है। ठीक है, शिक्षा पाना ये राजनीतिक सामाजिक अधिकार है। जो अलग उस चीज को समझो कि वो किस तरह का अधिकार हो सकता है। जैसे शिक्षा पाना है, ये राजनीतिक अधिकार कैसे हो सकता है, तो सामाजिक अधिकार है ना। राजनीतिक अधिकार में तो होगा कि राजनीति से जुड़ा हुआ है, जो जैसे कि वोट देना, मतदान करना, तो राजनीतिक अधिकार हुआ। ठीक है, अभिव्यक्ति या आस्था ये एक नागरिक का अधिकार हो गया, मतलब नागरिक होने के नाते तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर न्यूनतम मजदूरी ये आर्थिक अधिकार हो गया। शिक्षा पाना सामाजिक अधिकार हो गया। तो ये सब अधिकार लगभग सभी लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को देते ही देते हैं। ठीक है, अधिकारों और प्रतिष्ठा की समानता नागरिकता के बुनियादी अधिकारों में से एक है। जैसे अधिकार होते हैं या फिर अधिकारों और प्रतिष्ठा जो है सबको समान रूप से मिल रही है, ये भी एक बुनियादी अधिकार है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि नागरिक होने के नाते क्या क्या मिलता है। पहला तो हमने पढ़ लिया कि वो किसी राजनीतिक समुदाय का सदस्य होगा, समान रूप से सदस्यता होगी। दूसरा है कि उसके अधिकार, नागरिकों को नागरिक होने के नाते क्या मिलता है।
अगर मैं इस देश का नागरिक हूँ तो मेरे को नागरिक होने के नाते क्या मिलेगा इस देश से, तो कुछ अधिकार मिलेंगे, कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे, और ये विशेष अधिकार लगभग सभी लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को देते हैं। यहाँ तक ये सार हो गया खत्म। नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करते हैं उन सभी को संघर्ष के बाद हासिल किया गया है। ऐसा नहीं कि आप जो इस देश के नागरिक हो तो सदियों से वो अधिकार मिलते ही रहे हैं इस देश में नागरिकों को। वोट देने का अधिकार ही नहीं मिलता था पहले, ठीक है, चुनने का अधिकार ही नहीं मिलता था, शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता था। शिक्षा का अधिकार हमारे देश में कब बना है? शिक्षा का अधिकार तो हमारे देश में जब आजाद हुआ तब भी नहीं मिला था शिक्षा का अधिकार। तो आर्टिकल 21, 1986 में। हाँ, आर्टिकल 21A में 1986 में मिला था अधिकार, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, कुछ अधिकार जो होते हैं बहुत संघर्ष के बाद हासिल किए गए हैं, ठीक है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, हाँ, इंडिया में मिल गया था 1909 में, मान लो 1919 में, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो बहुत अच्छे विकसित देश थे, वहां नहीं होता था ना महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ठीक है। जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को मुखर करने के लिए कुछ प्रारंभिक संघर्ष शक्तिशाली राजतंत्रों के खिलाफ छेड़े थे। अपने अधिकारों के लिए पहले कुछ संघर्ष छेड़े थे। अनेक यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए, कई यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए। कभी कभी ये संघर्ष हिंसक होते थे, कुछ हिंसक संघर्ष थे, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, पहला 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ये पहली इंपॉर्टेंट क्रांति है अभी तक आपने जिसको पढ़ा है बुक में, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। इसने एक्चुअली पूरे दुनिया का लोकतंत्र का नक्शा थोड़ा सा बदल दिया। इस क्रांति ने दुनिया के लोकतंत्र का नक्शा बदल दिया थोड़ा सा, ठीक है। क्रांति वाले चाहे जो आप अगर ये सब पढ़ना होगा, ये फ्रांसीसी क्रांति, रशियन क्रांति, तो या तो इतिहास में पढ़ोगे आप या फिर पॉलिटिकल साइंस में अगर सब्जेक्ट होगा तो पढ़ोगे। लेकिन कुछ संघर्ष, कुछ ये बोलना चाहता है, कुछ जो संघर्ष थे वो हिंसक थे, कुछ संघर्ष जो थे हिंसक नहीं थे। जैसे भारत एग्जाम्पल है, ठीक है। एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के संघर्ष का हिस्सा रही, ठीक है। जो औपनिवेशिक शासक थे एशिया और अफ्रीका में, जैसे एशिया की एग्जाम्पल लेता हूँ, एशिया में भारत एग्जाम्पल। भारत में औपनिवेशिक शासक कौन था? औपनिवेशिक शासक क्या होता है, तो बता सकता है? इंग्लैंड। औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक शासक जो बाहर के दूसरे कंट्री, दूसरे जगह के आके हमारे देश में जो सामान मतलब लूट कर जिस तरह से अपने 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 एरिया को विकास करना, अपने सही जगह को जवाब, दूसरे कंट्री सही। के। अपने देश के हितों के लिए, अपने देश के हित के लिए दूसरे देश में व्यापार करना, लूट खसोट एक तरह से व्यापार करना, उसे कहते हैं औपनिवेशिक, औपनिवेशता, ठीक है। अपने देश के हित के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एक होता है कि नहीं मुझे व्यापार करना है, तो फायदा दोनों देश को होगा। अगर कोई व्यापार करता है भारत के साथ कोई कंपनी, तो फायदा उसके देश को भी होगा, अपने देश को भी होगा। यहाँ भी प्रोडक्शन होगा, यहाँ भी कुछ लोगों को प्रॉफिट होगा, वहां भी कुछ लोगों को प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ इस मुद्दे से कि नहीं, प्राइमरी उसका प्राथमिक उसका मोटिव क्या है कि अपने ही देश को समृद्ध करना है उसको व्यापार करके, तो उसको औपनिवेशिकता कहते हैं, ठीक है। तो एशिया और अफ्रीका में जो औपनिवेशिक आए थे, उनसे समान अधिकार की जो मांग हुई थी, वो स्वतंत्रता लड़ाई में ही शामिल थी वो चीजें। पहले तो चाहते थे हमें स्वतंत्र करें, दूसरा स्वतंत्र करें तो स्वतंत्रता के बाद क्या? समान अधिकार। तो समान अधिकार जो थे, समान नागरिकता जो थी, वो इस लड़ाई का हिस्सा रही है कई देशों में, ठीक है। उसके बाद क्या है? दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की अश्वेत आबादी को सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा। जो वहाँ के अश्वेत लोग थे उनको बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। और एक फेमस आदमी का नाम बताओ जो इस संघर्ष में था दक्षिण अफ्रीका में, हमने पढ़ा है किसी एनसीईआरटी में ही। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत की हाँ, लड़ाई में एक फेमस पर्सन थे जिनको नोबेल नेम प्राइज। याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो थे बाहर के दूसरे कंट्री के थे। नेल्सन मंडेला, हाँ, ठीक है, नेल्सन मंडेला। मंडेला थे। तो ये बहुत ही, इनको कई साल तक, लगभग 28 साल तक इनको जेल में रखा गया था, लेकिन फिर बाद में इनकी ही जीत हुई, इनका संघर्ष काम आया, ठीक है।
इनको नोबेल प्राइज भी मिला। और ये ठीक है, यह संघर्ष 1990 के दशक तक के आरंभ तक जारी रहा। पूर्ण सदस्यता और समान अधिकार पाने का संघर्ष विश्व के कई हिस्सों में आज भी जारी है। ठीक है, कई हिस्सों में आज भी जारी है पूर्ण सदस्यता समान अधिकार पाने के लिए। आपने देश में महिला आंदोलन और दलित आंदोलन के बारे में पढ़ा है? वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं कुछ अधिकारों के लिए, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, सामाजिक रूप से कर रहे हो संघर्ष या राजनीतिक संघर्ष कर रहे हो, लेकिन आज भी संघर्ष चल रहा है कि उनको समान अधिकार मिले। समान अधिकार ये नहीं कि आपने सिर्फ किताब में लिख दिया, संविधान में लिख दिया कि सभी समान होंगे तो समान हो जाता है। क्या इससे समान हो जाएगा? सब नहीं होता। तो आज भी देश में, हमारे देश में ही या किसी भी देश में महिलाएं हैं, दलित हैं, उस अभी भी उस समानता के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, उनका मकसद क्या है? अपनी जरूरतों की ओर ध्यान आकृष्ट करके जनमत बदलना। आंदोलन का मतलब क्या होता है कि आप आवाज उठाओ, चिल्लाओ, ताकि सामने वाला देखे, आपके क्वेश्चन की तरफ देखे कि हाँ इसका क्या सवाल है, ये क्यों लड़ रहा है। ठीक है, तो जनमत बदलना। अगर ऐसे कर करके अगर सब लोग देखने लगेंगे, 100 लोग देख रहे हैं आपके प्रॉब्लम की तरफ, तो 50 लोगों का जनमत, उनका मत बदलेगा। हो सकता है अगले दिन 60 का बदले। तो ये जनमत बदलना ही इस आंदोलन का मेन टारगेट होता है। ठीक है, कोई भी अगर आंदोलन हो रहा है उसका मेन मुख्य क्या होता है कि जनमत बदलना। सरकार पे आप अगर जनमत नहीं बदल रहा तो आप सरकार पे किसी तरह से दबाव नहीं डाल सकते। अगर सरकार को पता है कि जनमत नहीं बदलेगा तो आपकी बात नहीं सुनेगी, कभी नहीं सुनेगी। हाँ, अगर उसे पता है कि अगर मैं नहीं इसका सवाल सुनूंगा, सरकार को अगर पता है कि मैं इसका सवाल को नहीं सुनूंगा या आंसर नहीं दूंगा, तो लोग सुनेंगे, फिर लोग आंसर देना शुरू करेंगे, लोग इनके साथ होना शुरू करेंगे, फिर मुझे अगले 5 साल बाद मुझे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जनमत मेन कारण होता है। ठीक है, उनका मकसद होता है कि अपनी जरूरतों की ओर ध्यान आकर्षित कर जनमत बदलना, साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। जनमत बदलेगा, जनमत बदलने का मेन कारण क्या है? उनको सरकारी नीतियों को प्रभावित करना है, ताकि वो कुछ ऐसी नीतियां बनाए जो उसको समान अधिकार दे। नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और उसके सदस्यों के बीच के संबंधों का निरूपण नहीं है। नागरिकता का मतलब ये नहीं है कि राज्य और उसके सदस्यों के बीच के संबंध, सिर्फ यही नागरिकता नहीं होती, जो कि हमने अब परिभाषा में पढ़ा था। परिभाषा में तो ही पढ़ा था, किसी राजनीतिक इकाई के समान सदस्य है।